बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मामला आईनी तरमीम से आगे निकल के अब आ गया है स्पेशल सीट्स पे, और अब ये फ़ैसला होना है कि स्पेशल सीट्स जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया था उस पर अमल दरामद कैसे होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इबहम था इलेक्शन कमीशन का वो भी दूर कर दिया था और ये कहा था कि इस फैसले पर जो फ़ैसला किया गया है उस पर अमल दरामद किया जाए। हुकूमत के पास आपके इल्म में है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है आइनी तरमीम के लिए, लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक साहब ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट है, तरमीमी इलेक्शन एक्ट, वो नाफिज़ अमल हो चुका है, कानून बन चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला स्पेशल सीट्स के हवाले से उसका इतलाक़ नहीं होता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है और जिसका इतलाक़ माजी से होता है। उनका ये कहना था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये आज स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा है और इसके साथ स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी जो है वो ख़त लिख दिया है। इस वाले से अब मामला जो है वो आ गया है टकराव का कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए और अब पार्लियामेंट जो है मैदान में आ चुकी है कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अगर इस फैसले पर, जैसे कि स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा है, इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद करता है और स्पेशल सीट्स का मामला जैसे पहले था वैसे होता है, तो फिर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी और ये जो आइनी तरमीमी का पैकेज है ये बड़ी बासानी जो है इससे जो है वो हुकूमत निपट लेगी और ये आइनी तरमीम का पैकेज आराम से पास हो सकता है। इस पर आज बात करने जा रहे हैं कि मामला जाएगा किस तरफ, टकराव होगा तो क्या फिर पार्लियामेंट पर कोई कार्रवाई हो सकती है पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़, या इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे साथ आज मौजूद होंगे शाहिद खटक साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे बात करेंगे। कादर मंदोखेल साहब पीपल पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप सबका शुक्रिया। नशीम इफ्तिखार साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगी। कादर भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप चूँकि कानूनदान भी हैं और इन चीज़ों पे जो है वो आपकी मुझे राय चाहिए होगी कि अभी जो स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा है और ये कहा है कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीमी एक्ट था वो नाफिज़ुल अमल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो अब सूरत सर क्या बनेगी फिर? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ये सहूलत तो हासिल हो गई है कि अब अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि स्पीकर के खिलाफ भी होगा। अच्छा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि स्पीकर के खिलाफ भी होगा, न इलेक्शन कमीशन का होगा। आपको याद होगा जब इन्हीं बेंच के जो 2 रुकन है जिसने अपने इख्तिलाफी नोट में ये कहा गया कि अगर इसके ऊपर हुकूमत अमल करेगी तो आइन का आर्टिकल 51 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, बीच में डेवलपमेंट में ये आ गई है, ये भी हम साथ कहते आ रहे थे कि चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो वो भी है रिव्यू जो पिटीशन है इलेक्शन कमीशन की या हुकूमत पाकिस्तान की, वो अभी पेंडिंग है। जब तक उसका फैसला, यानी जो फाइनल, जिसको आम अल्फाज में रिव्यू को आप अपील भी कह सकते हो, जब तक वो नहीं आएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकती है। ठीक है, अब जो नई डेवलपमेंट है वो ये आ गई कि उसी इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट है जिसमें अवाम मौजूद थी वो कानून साजी हो गई है, असम्बली ने उनको अमेंड कर दिया, ये तरमीम कर दिया। ठीक है, तो इस सूरत हाल में, और ये भी आपने जो फरमाया है कि स्पीकर साहब ने ये कहा है कि चूंकि अब वो तरमीम हो चुकी है तो अब उसके ऊपर जो है ना वो अमल नहीं हो सकते और वो माजी कभी उस पर शुरू होगा। तो अब सवाल ये है कि मैं तो पहले ये कहता आ रहा था और फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट के जो तफसीली फैसला है उसके ऊपर मुझे कानून के तालिब इल्म के साथ सियासी वर्कर के अलावा मुझे इस चीज़ पर बड़ी हैरत है कि माजी में जो फैसले होते थे, यानी 12 जुलाई को जब शॉर्ट फैसला आया, जो मुख्तसर फैसला जिसे कहते हैं वो आया, तो जो तफसीली फैसला है वो भी 12 जुलाई से पहले की हालात तो वाक़यात की तफसील होता है। ये मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहला फैसला देख रहा हूँ कि उसके बाद की जो मुआरकात है वो भी उसके अंदर शामिल है। यानी ये कहा गया कि जो रिव्यू दाखिल हुआ है ये बदनीति है, तो भाई आप बात के जो मुआरकात है वो क्यों डाल रहे हैं? आपने फिर ये भी लिख दे कि मौसम बड़ा सब तफसील है,
यहाँ सिंध में सैलाब तबाही आ गई है, पंजाब में डेंगी आ गई है, तो ये चीजें भी फिर आपको लिखना चाहिए उसमें। तो मैं समझ रहा हूँ कानून के तालिब इल्म से, मैं इस चीज से कासिर हूँ कि बाद के हालात और वाकयात और मुआरकात जो ना तफसीली फैसले में नहीं आता है। जो 12 जुलाई से पहले की जो हालात है उसको जरूर डिस्कस वो कर सकता है, जो कि करना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक नई बेस शुरू हो गई है और इस बेस के लिए इसका वाहिद हल ये है कि पीटीआई यकीनन शायद खटक साहब या उनकी वकला इस बात पे सोचेंगे कि जो ये नई तरामीम हुई है उसको चैलेंज कर ले। तो जब नई तरामीम चैलेंज कर लेंगे और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी नहीं जी ये जो नई तरामीम है ये सही नहीं है या ये माजी के फैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे, तो फिर यकीनन फिर जो मौजूदा फैसला है उसके ऊपर अमल करामत करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन से। मैं समझ रहा हूँ कि अभी दिल्ली दूर है। तो अभी सर फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसके जाएगा? क्या स्पीकर कौमी असम्बली का जो खत है जो वो कह रहा है कि पार्लियामान ने ये कानून पास कर चुकी है, कानून बन चुका है, इस पर अमल दरामद करें, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मुकदम होगा? देखिए अभी हाल ही में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाकायदा जो शेड्यूल जारी हुआ था बल्दियाती इलेक्शन का, और फिर जब कौमी असम्बली में इस्लामाबाद के जो बल्दियाती जो एक्ट है उसमें तरामीम की गई है, तो इलेक्शन कमीशन को मजबूरन वो इलेक्शन मुलतवी करना पड़ेगा क्योंकि नए कवानीन के मुताबिक उसमें कुछ चीजें थी। तो मैं ये करूंगा कि स्पीकर की खत की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को खुद इस चीज को देखना चाहिए कि चूंकि नई तरामीम हो चुकी है, अब नई तरामीम की सूरत में उस पर अमल तो नहीं हो सकता है। लेकिन साथ साथ में ये भी अर्ज करता जाऊं कि जब तरामीम हो चुकी है तो उस तरामीम को पीटीआई ने किसी फोरम पे उसको चैलेंज नहीं किया। जब चैलेंज नहीं किया है तो वो अभी इन फील्ड है जिसे अमल कहते हैं। बिल्कुल। शाद खटक साहब, आप सर बताइएगा कि अब सूरत हाल तो पहले जारी बात है तहरीक इंसाफ तो इस हक में नहीं है कि ये आईनी तरमीम हो। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब ने भी डारा जेल से आगे भी दोबारा ये मैसेज दिया कि ये नहीं होनी चाहिए। उमर अयूब साहब ने का कहना है कि ये मार्शल लॉ होगा अगर ये तरमीम पास होती हैं। तो अब जबकि पोजीशन जो है वो चेंज होती नज़र आ रही है, जो हालात वाक़यात हैं वो चेंज होते नज़र आ रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होगी अब फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब देखिए, पहली बात ये कि मुंतखिल साहब ने जो कहा कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ के लार्जर बेंच का जो डिसीजन आया, जी देखिए ये इम्प्लीमेंट कराना ना तहरीक इंसाफ का काम है ना हमारा काम है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो अपना कैसे इम्प्लीमेंट कराते हैं, और ये लार्जर बेंच का है, ये किसी सिर्फ सिंगल जज या सिंगल बेंच का नहीं है, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस बैठे हुए थे, ये उनका मुतफिक का फैसला है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट नंबर 2, ये पहली दफा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मान रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि 90 दिन में इंतखाबात कराएं, तो इन्होंने वो नहीं कराए। उस टाइम जो थे वो उस टाइम के चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को इन्होंने वहां पे तकारीर कराई कौमी असम्बली में, और मौजूदा चीफ जस्टिस को ये लेके गए। तो अभी क्या करेंगे? उस टाइम तो अगर जो बंदियाल साहब थे चीफ जस्टिस, उनके फैसले ये नहीं मान रहे थे, तो इसका मतलब ये हो कि अब काजी फाइज एशिया के भी फैसले नहीं मानेंगे। तो हमारी तहरीक इंसाफ की यही डिमांड है कि जी देखे, इस मौजूदा चीफ जस्टिस के टेन्योर में जुडिशरी जितनी कमजोर हुई है, इतनी तारीख के पाकिस्तान की तारीख में इतनी जुडिशरी कमजोर नहीं हुई। और रही बात तरामीम के हवाले से, जी देखे तरामीम जो है ये मौत का कुआं है, ये आज शायद हमारे लिए ये गड़ा खोद रहे हैं, लेकिन मैं मंदोखेल साहब और यहाँ पे नौशीन इफ्तिखार साहब जो नौशीन इफ्तिखार कौमी असम्बली है, मैं उनके आज ये खोद रहे भी चाहती है कि अदलिया में रिफॉर्म हो, लेकिन ये 13(1) को चेंज कर रहे हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अगर कल को मैं कोई बात कह दूं और अगलों को वो अच्छी ना लगे तो मुझे आर्मी एक्ट के अंदर डाल दे। तो ये सिर्फ इसमें ये तकरीबन 52 तरामीम है, तो तहरीक इंसाफ इसकी भरपूर मुखालिफत करेगी। हम अदालत भी जाएंगे इसके खिलाफ, और जो फोरम है उसके ऊपर हम इसके। तो सर अब तो वो कानून बन चुका ना, इलेक्शन एक्ट तो अब जो है वो स्पीकर ने भी कह दिया है कि ये कानून बन चुका है, इस पे अमल दरामद करें, क्योंकि अभी कादर मंदोखेल साहब ने भी कहा कि आपने किसी जगह पे जो है इसको चैलेंज नहीं किया। जी देखिए, ये आइन की तशरीह करना ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि जहां पर भी आइन की तशरीह का इशू आता है, तो जितने भी फैसले आए हैं माजी में
तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो तशरीह करता है आईन की वही होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फैसला दिया कि ये सीट जो है ये तहरीक इंसाफ की हिस्से की बनती है जो मखसूस नशिस्तें हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने कहा कि 15 दिन के अंदर जितनी भी आजाद अरकान है वो किसी भी सियासी जमात की शमूलियत कर लें। तो हमारे जो रेस्ट ऑफ 41 MN उन्होंने तहरीक इंसाफ की एफिडेविट जमा करा दिया है कि इस टाइम जो इलेक्शन कमीशन का रोल है या इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बिल्कुल बाइस है। होना ये चाहिए था कि विद इन 15 डेज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ के पाकिस्तान के अहकामात थे ये नोटिफाई करते उन तमाम मेंबरान को जिन्होंने एफिडेविट जमा किया था कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो ये चाहते हैं कि इदारों की लड़ाई हो, इदारे आपस में लड़े। मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादी और हुकूमत का ये मादी में भी यही रहा है, ये हमेशा से इदारों के साथ लड़ते रहे। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को ना माने, आप उसको इम्प्लीमेंट ना कराएं, तो फिर तो ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया जिस मुल्क में ना आईन चले, ना कानून चले, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ही माने, तो फिर तो ये बनाना रिपब्लिक हो गया। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की जरूरत क्या है? फिर जो हम इतने अवाम के टैक्स का पैसा लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चलें ये तो फैसला ये नहीं लगाना चाहिए। ये तो फैसला हो गया ना सर। जी आप कंप्लीट करें, बोलें। जी देखिए, ईवान बिल्कुल सुप्रीम भी है और कानून साज इदारा भी है, वही से कवानीन बनते हैं। लेकिन ये अमन पसंद तरामीम करा रहे हैं। एक तरफ जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद इन्होंने एक्ट में तरमीम की कि जी ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जी देखिए, ईवान को ये नहीं है कि ईवान जो चाहे कल को पाकिस्तान को भेज दे कि जी पार्लियामेंट ने इसको भेज दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले इंप्लीमेंट हो गए, अगर ना इंप्लीमेंट किया तो इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ठीक है कादर साहब, अगर ये सीटें जैसे कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा है और उस खत के मुताबिक अगर ये सीटें बहाल होती हैं और जो पहले पोजीशन थी 2/3 मेजॉरिटी की आपके जो हुकूमत है और आप लोगों के पास, तो अगर इस फैसले इस खत पर अमल दरामद होता है तो क्या ख्याल है, फिर ये 2/3 मेजॉरिटी जो है वापस आ जाएगी आपके पास? देखिए, शाहिद खटक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है और यही फर्क होता है कि कानून से लाइलम लोग ऐसे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं की तो आर्टिकल 6 लगेगा। अब इनसे ये आर्टिकल 6 से नीचे नहीं आते है ना। अब इनसे जरा ये पूछे कि आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए जिसने तालिबान को बुला के और पाकिस्तान की तराने की बेरमती की है। आर्टिकल उस पे लगना चाहिए जो जनरल फेज गैंग का हिस्सा थे और फौजी तनसीबात पे हमला किया है। आर्टिकल 6 उस पे लगना चाहिए जो शोदा के यादगारों को जलाया। यहाँ कौन सा आर्टिकल या तो लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा तोइने अदालत लगेगा, और तोइने अदालत भी कैसे लगेगा जब ऑलरेडी एक कानून पास हो चुका है। तो उस कानून को या तो मुअत्तल कर ले या कानून पास नहीं होने देते, तब जाके ये तोइने अदालत वो भी नहीं लग सकता है मेरे हिसाब से। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर मैं कोई बात करूं तो मुझ पे आर्मी एक्ट लगेगा। आजकल आर्मी एक्ट का बड़ा खौफ है इनको, क्योंकि जनरल पेस गैंगस्टर पकड़ा गया और जिनके साथ उनके सारे ये गुल खिले हैं, तो जारी बात है अब आर्टिकल 6 उनकी चारों तरफ घूम रही, इस वजह से हर आदमी सोच समझ के बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बात आपका सवाल है कि यकीनन स्पीकर की एक जिम्मेदारी है, जो एक कवानीन पास हो चुका है। मैंने आपको इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन का हवाला दिया है। जैसे शेड्यूल जारी हुआ था और जब नया कवानीन पास हुआ तो उस कवानीन के तहत इलेक्शन कमीशन ने खुद उस शेड्यूल को मुअत्तल करके और इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन जो है ना वो इल्तवा का शिकार कर दिया है। तो यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए स्पीकर के खत का। उनको जैसे इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से स्टेप उठा ली, यहाँ भी उठाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है ना वो तनहा ये बोझ उठाने से कासिर थी, लिहाजा उन्होंने अपने साथ स्पीकर को मिला लिया। तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। तो सर पार्टी पोजीशन मुझे थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा ना कि अगर ये फैसला करता है इलेक्शन कमीशन तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? फिर तो 224 अरकान मसला नहीं रहेगा। देखिए 8 अरकान तो पहले से इनके पास आजाद है। जी और शायद खटक साहब बता दिया, अभी 3 दिन पहले मेरे साथ जो ना मुबारक जैद साहब किसी चैनल पे थे। वो तो खुल्लम खुला कहता है कि भाई ये तो हमें न खान से मिलाते हैं, न हमें फंड देते हैं, न हमें ये अपना तस्वुर कर, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए वो हमारे खिलाफ जो ना वो गाली गलौज कर रहे हैं। तो 8 अरकान तो वैसे इनकी जा चुके हैं, बाकी रह गए 41 अरकान जो कि अभी डिक्लेयर है आजाद।
अभी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होता है तो यकीनन वो पीटीआई के हो जाएंगे, मगर पीटीआई की भी कैसे हो जाएंगे ये भी आप देख लें कि वो कहता है ना सवाल चन्ना और जवाब जो ना वो गंदम वो वाला हिसाब हो गया। वो कोशिश कर रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक को सीटी दी जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे दिए पीटीआई को। और ये भी शायद खटक साहब की बात को मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुतफक्का फैसला है, ये मुतफक्का नहीं है मेरे भाई, 8-5 का फैसला है। 8 ने आपके हक में दिया है, 5 ने आपके खिलाफ दिया है, मुतफक्का नहीं कह सकते उसको। तो अपना कादर मदो खैर साहब, चलें मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि अब इस सूरत हाल में टकराव क्या होगा, क्या हो सकता है, कार्रवाई क्या हो सकती है, ब्रेक के बाद।